कभी सोचा है कुछ लाइनें, कुछ कविताएं हमारे दिमाग में बस क्यों जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई कोई जादू हो, एक तरह का सीक्रेट कोड जो आम सी भाषा को भी इतना खूबसूरत और यादगार बना देता है। तो आज हम इसी कोड को, इसी जादू को समझने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए एक आसान सी चीज से शुरू करते हैं। बचपन में हम सबने टंग ट्विस्टर्स तो बोले ही हैं, है ना? मजा तो आता था, पर कभी सोचा कि ये इतने कैची क्यों लगते हैं? मतलब उन्हें बार बार बोलने में एक अलग ही मजा क्यों आता है? बस इसी क्यों के जवाब में हमारी आज की सारी बात छिपी है। ये वाला याद है, पके पेड़ पर पका पपीता। इससे बोलने में जो एक धुन, एक रिदम महसूस होती है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में भाषा को सजाने की एक बहुत ही खास तकनीक है। चलिए पता लगाते हैं कि ये है क्या। असल में ये सारी कहानी शब्दों के अंदर छिपे संगीत की है। एक ऐसी कला जो सीधे साधे वाक्यों को कविता बना देती है और हमारे दिल तक पहुंचा देती है। तो चलिए इस कला को और करीब से जानते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम शब्दों के इस छिपे हुए संगीत के बारे में बात करेंगे। फिर हम अलंकार की दुनिया में दाखिल होंगे और जानेंगे कि ये भाषा के गहने क्या होते हैं। फिर हम ध्वनि और अर्थ पर आधारित इनके दो मुख्य प्रकारों को समझेंगे और उम्मीद है कि आखिर तक ये जादू पकड़ में आने लगेगा। तो वो छिपा हुआ जादू जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसका एक नाम है और वो नाम है अलंकार। चलिए अब इस पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि ये अलंकार आखिर है क्या। देखिए, अलंकार शब्द संस्कृत से आया है। इसमें दो हिस्से हैं, अलम यानी सजावट और कार यानी करने वाला। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ सजाने वाला, वो चीज जो किसी और चीज को सजाती है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अलंकार कविता के गहने हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आभूषण किसी की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं, वैसे ही अलंकार शब्दों और वाक्यों की सुंदरता को निखारते हैं। उन्हें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ज्यादा असरदार और यादगार भी बना देते हैं। अब ये जो गहने हैं ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले है शब्दालंकार। यहाँ सारी खूबसूरती शब्दों की आवाज और बनावट में होती है, मतलब जो चीज सुनने में अच्छी लगे। और दूसरे हैं अर्थालंकार, जहाँ खूबसूरती शब्दों के गहरे मतलब में, उनके मीनिंग में छिपी होती है। तो चलिए पहले प्रकार यानी शब्दालंकार से शुरू करते हैं। यहाँ सारा खेल आवाज और लय का है। ये वो अलंकार हैं जिन्हें पढ़ते ही या सुनते ही उनका संगीत महसूस होने लगता है। शब्दालंकार में हम तीन खास अलंकारों को देखेंगे। पहला है अनुप्रास, जहाँ एक ही अक्षर यानी कॉन्सोनेंट बार बार आकर एक रिदम बनाता है। दूसरा है यमक, जहाँ एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है पर हर बार उसका मतलब अलग होता है। और तीसरा है श्लेष, जहाँ एक ही शब्द से कई मतलब चिपके होते हैं। अनुप्रास का एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें। ध्यान दिया, च अक्षर बार बार आ रहा है। चारू चंद्र चंचल, ये दोहराव एक म्यूजिकल इफेक्ट पैदा करता है ना? बस यही अनुप्रास है। अब देखते हैं यमक। इस लाइन को देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, पर क्या दोनों का मतलब एक ही है? यही तो यमक का जादू है जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। तो यहाँ पहले घटा का मतलब है काले बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम हो जाना। शब्द एक पर मतलब दो, और वो भी एक ही लाइन में। ये भाषा के साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट खेल है। और अब श्लेष। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। रहीम का ये मशहूर दोहा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें बार बार पानी शब्द आया है, लेकिन हर बार इसका मतलब सिर्फ पानी नहीं है। इस दोहे में पानी शब्द मोती के लिए चमक का मतलब रखता है, इंसान यानी मानुष के लिए इज्जत या सम्मान का, और चूने के लिए जल का। यानी एक ही शब्द तीन अलग अलग चीजों के लिए तीन अलग अलग मतलब दे रहा है। यही श्लेष अलंकार का कमाल है। अच्छा, तो आवाज की दुनिया से निकलकर अब हम मतलब की दुनिया में चलते हैं। यहाँ खूबसूरती शब्दों की ध्वनि में नहीं बल्कि उनके अर्थ की गहराई में छुपी है। ये है अर्थालंकार। इसमें सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा का सीधा सा मतलब है तुलना करना, यानी कंपैरिजन। जब किसी एक चीज की क्वालिटी को समझाने के लिए उसकी तुलना किसी दूसरी जानी पहचानी चीज से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और हाँ, इसे पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। समझ लीजिए, एक चीट शीट। अगर किसी लाइन में सा, सी, से, सम या सरिस ऐसे शब्द दिख जाए ना, तो समझ जाइएगा कि वहां उपमा अलंकार होने का पूरा पूरा चांस है ना? आसान। जैसे इस लाइन में देखिए, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरिपद यानी भगवान के पैरों की कोमलता की तुलना कमल के फूल से की गई है।
और से शब्द इस तुलना को साफ साफ बता रहा है। इससे कोमलता का एहसास और गहरा हो जाता है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। अतिशय यानी बहुत ज्यादा। जब किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका मकसद किसी बात पर जोर देना या किसी भावना को बहुत ज्यादा करके दिखाना होता है। ये उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब अभी पूंछ में ठीक से आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। जाहिर है ऐसा सच में नहीं हुआ होगा, लेकिन ये लाइन हनुमान जी की शक्ति को दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई है। यही अतिशयोक्ति है। और हमारा आज का आखिरी अर्थालंकार है मानवीकरण। जब हम किसी बेजान चीज या प्रकृति को इंसानों की तरह काम करते या महसूस करते हुए दिखाते हैं, जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं या बादल उदास हैं, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इससे प्रकृति से एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तो अब हमने इस सीक्रेट कोड के कुछ राज तो खोल ही लिए हैं। हमने देखा कि कैसे आवाज से जादू पैदा होता है और कैसे मतलब की गहराइयों में भी खूबसूरती छिपी होती है। अब अगली बार जब कोई कविता पढ़ी जाएगी या सुनी जाएगी तो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे सजे इन गहनों पर भी ध्यान जाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब ये कोड थोड़ा बहुत समझ आ गया है तो क्या अब कविता को पहले की तरह ही सुना जा सकेगा, या अब शब्दों के पीछे एक नया संगीत, एक नई कहानी और एक नया जादू महसूस होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब ये पंक्तियां सुनने में कितनी खूबसूरत लगती हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन्हें ये खास चमक, ये स्पार्कल कहाँ से मिलता है? ये खास तकनीक है जिसे कहते हैं अलंकार। तो इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कविता का ये आभूषण आखिर है क्या। चलिए इस काव्यात्मक गहने के पीछे की कला को समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे अलंकार क्या है, फिर देखेंगे इसके दो मुख्य प्रकार, और उसके बाद हम एक एक करके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार को जानेंगे, और आखिर में इन सब को एक साथ रखकर इनके अंतर को समझेंगे और रिकैप करेंगे। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अलंकार आखिर है क्या? जैसा कि यहाँ लिखा है, भाषा के आभूषण। देखिए ये शब्द बना है अलम यानी आभूषण और कार यानी करने वाला। तो इसका सीधा सा मतलब है वो चीजें, वो शब्द, वो अर्थ जो कविता को सजाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गहने किसी इंसान की खूबसूरती बढ़ाते हैं। असल में ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनसे कवि अपनी बात को और भी यादगार और असरदार बनाते हैं। तो ये जो तुलना है ना, ये एकदम परफेक्ट है। जैसे स्त्री के लिए आभूषण, वैसे ही काव्य यानी कविता के लिए अलंकार। ये उसकी अंदरूनी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देते हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि अलंकार सजावट है, पर ये सजावट की कैसे जाती है? इसके दो मेन तरीके हैं। एक है ध्वनि या साउंड के जरिए और दूसरा है अर्थ यानी मीनिंग के जरिए। तो एक होता है शब्दालंकार जिसमें खूबसूरती शब्दों या उनकी आवाज से आती है, और दूसरा है अर्थालंकार जहां सारा खेल, सारा जादू अर्थ का होता है। शब्दालंकार में अगर शब्द बदल दो तो अलंकार खत्म, लेकिन अर्थालंकार में आप पर्यायवाची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असर बना रहता है। और आज हम इसी अर्थालंकार पर फोकस करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं तुलना की कला को। हमारे पहले दो अलंकार उपमा और रूपक दोनों ही कंपैरिजन पर टिके हैं, लेकिन दोनों का तुलना करने का अंदाज एकदम जुदा है। सबसे पहले है उपमा अलंकार। ये एक बहुत ही सीधी साधी, एकदम क्लियर तुलना है। इसमें एक चीज को किसी दूसरी जानी मानी चीज से कंपेयर किया जाता है, और मजे की बात यह है कि इसके 4 हिस्से होते हैं जिन्हें हम किसी भी उदाहरण में आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर मुख यानी चेहरा वो है उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो वो हो गया उपमान। दोनों में कॉमन क्या है? खूबसूरती यानी सुंदर होना। ये हो गया साधारण धर्म। और वो कौन सा शब्द है जो ये तुलना कर रहा है? के समान। ये है वाचक शब्द। ये 4 हिस्से मिलकर बनाते हैं उपमा अलंकार। अब आते हैं रूपक पर। रूपक जो है वो इस कंपैरिजन को एक लेवल ऊपर ले जाता है। यहाँ तुलना इतनी गहरी हो जाती है कि दो चीजें अलग अलग रहती ही नहीं, वो एक हो जाती हैं।
ये नहीं कहा जाता कि एक चीज दूसरी जैसी है, बल्कि ये कहा जाता है कि एक चीज दूसरी ही है। इस स्लाइड पर ये अंतर एकदम साफ दिखता है। उपमा कहता है मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन रूपक क्या करता है, वो के समान को हटा देता है और सीधा कहता है मुख चंद्रमा है। देखा, समानता जो थी वो अब पहचान बन गई है। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराय, मतलब मैं प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ कवि ने ये नहीं कहा कि चरण कमल जैसे हैं, नहीं, यहाँ तो चरण ही कमल हैं। चरण कमल दोनों एक हो चुके हैं। चलिए अब दो और मजेदार अलंकारों की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों हकीकत के साथ खेलते हैं, एक कल्पना की उड़ान भरकर और दूसरा हकीकत की सीमाओं को ही तोड़कर। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर सीधी तुलना नहीं होती, बल्कि एक संभावना जताई जाती है, एक कल्पना की जाती है। ये एक तरह से पोएटिक व्हाट इफ है। कवि कहता है कि कोई चीज ऐसी लग रही है मानो वो कुछ और हो। और उत्प्रेक्षा को पहचानने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, एक तरह की चीट शीट। अगर किसी पंक्ति में आपको मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो या ज्यों इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, मनोहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखा, यहां मनोहु शब्द आ गया। कवि कह रहा है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो किसी नीले पहाड़ पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो। ये है कल्पना। अब बारी है अतिशयोक्ति अलंकार की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अतिशय उक्ति यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। इसका मकसद ही होता है ड्रामा क्रिएट करना, भले ही वो बात असल दुनिया में, लॉजिक की दुनिया में नामुमकिन लगे। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण तो यही है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। सोचकर देखिए, अभी पूंछ में आग लगी भी नहीं है और पूरी लंका जलकर राख हो गई। ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन यही असंभव बात हनुमान की शक्ति को कितना कितना जबरदस्त तरीके से दिखाती है। यही अतिशयोक्ति है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी अलंकार पर, मानवीकरण। इसमें कवि प्रकृति में बेजान चीजों में जान डाल देते हैं। मानवीकरण का मतलब ही है मानव जैसा बनाना। जब किसी निर्जीव चीज जैसे बादल, फूल या नदी को इंसानों की तरह काम करते हुए या इंसानी भावनाएं महसूस करते हुए दिखाया जाता है, जैसे बादलों का हंसना, फूलों का मुस्कुराना, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे ये लाइन देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब हम सब जानते हैं कि बादल असल में सज संवर नहीं सकते, ये तो इंसानों का काम है। लेकिन ऐसा लिखने से बादलों के आने का जो सीन है वो कितना भव्य लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा मेहमान पूरी तैयारी से आया हो। तो हमने अपने पांचों रत्न देख लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखने का, इनकी तुलना करने का, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए। ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। उपमा में सा सी के समान जैसे शब्द होंगे, रूपक में कोई तुलना वाला शब्द नहीं, दो चीजें एक बन जाएंगी, जैसे चरण कमल। उत्प्रेक्षा में मानो, जनु, मनहु जैसे कल्पना वाले शब्द दिखेंगे। अतिशयोक्ति में बात हकीकत से कोसों दूर होगी। और मानवीकरण में बेजान चीजों को इंसानी काम करते हुए दिखाया जाएगा, जैसे मेघों का बंठन के आना। तो अब आप भी भाषा के जौहरी बन चुके हैं। अब आप उन तकनीकों को पहचान सकते हैं जो कविता को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अर्थ और चमक देती हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये कविता की खूबसूरती को, उसकी कला को और गहराई से महसूस करने के लिए है। तो अब जाते जाते एक सवाल, अब जब आप अपने आसपास देखेंगे, कोई गाना सुनेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे, तो क्या इन अलंकारों को पहचान पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, अर्थ के ये शक्तिशाली गहने हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। अलंकार ये शब्द बना है आलम से, जिसका मतलब होता है आभूषण या कोई सजावट। अब सोचिए, जैसे गहने किसी इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार कविता यानी काव्य के सौंदर्य को, उसकी खूबसूरती को निखारते हैं। ये कविता को सजाते हैं, संवारते हैं, उसे और असरदार और यादगार बना देते हैं। तो अब
कविता के ये जो गहने हैं ना, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं और इनको बांटा इस आधार पर गया है कि ये खूबसूरती पैदा कैसे कर रहे हैं, शब्दों के खेल से या फिर उनके गहरे मतलब से। और वो दो प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ है। शब्दालंकार यहाँ सारा का सारा कमाल शब्दों और उनकी आवाज का है। अगर आपने शब्द बदल दिया तो समझिए सारा जादू ही खत्म। दूसरी तरफ है अर्थालंकार। यहाँ सुंदरता शब्द में नहीं बल्कि उसके मतलब में, उसके भाव में छुपी होती है। तो चलिए पहले शब्दालंकार की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे सिर्फ आवाज का जादू, शब्दों का ये खेल कविता में एक अलग ही जान डाल देता है। इसमें जो सबसे कॉमन, सबसे जाना पहचाना अलंकार है वो है अनुप्रास। इसको पहचानना ना बहुत आसान है। जब भी किसी लाइन में कोई एक अक्षर मतलब एक आवाज बार बार रिपीट होती है तो बस समझ जाइए कि वहां अनुप्रास अलंकार है। इससे होता क्या है, कानों को सुनने में एक बड़ा मीठा सा संगीत महसूस होता है। याद आई वो लाइन जिससे हमने शुरुआत की थी, चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी आवाज बार बार आ रही है? च है ना? चारू, चंद्र, चंचल। इसी रेपिटेशन की वजह से एक रिदम बनती है, एक लय बनती है जो सुनने में इतनी अच्छी लगती है। बस यही तो है अनुप्रास का कमाल। तो चलिए अब शब्दों के इस खेल से आगे बढ़ते हैं और मतलब की गहराइयों में उतरते हैं। बात करते हैं अर्थालंकार की। यहाँ खूबसूरती आवाज में नहीं है, यहाँ तो सारी बात सोच की है, कल्पना की है। अर्थालंकार में एक बहुत ही पावरफुल अलंकार है रूपक। अब रूपक में क्या होता है, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है ना तो उनमें कोई फर्क नहीं छोड़ा जाता, उन्हें एक ही मान लिया जाता है। जैसे ये नहीं कहेंगे कि पैर कमल जैसे हैं, नहीं, सीधे कह देंगे चरण कमल। मतलब पैर और कमल दो अलग चीजें नहीं रही, वो एक हो गई। यहाँ उपमेय यानी जिसकी बात हो रही है चरण, और उपमान जिससे तुलना हो रही है कमल, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। और इसका एक क्लासिक जबरदस्त उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराय। यहाँ पर देखिए, कवि ये नहीं कह रहे कि प्रभु के चरण कमल जैसे सुंदर हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रभु के चरण ही कमल हैं। इस लाइन में चरण और कमल में कोई दूरी नहीं, कोई फर्क नहीं, वो एक हो गए हैं। और बस यही रूपक अलंकार की असली खूबसूरती है। अच्छा, अर्थालंकार का एक और बड़ा मजेदार टाइप है अतिशयोक्ति। इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। अतिशय उक्ति यानी किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, इतना बढ़ा चढ़ाकर कि सुनने में लगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा किया जाता है भाव को और ज्यादा ताकतवर तरीके से सामने लाने के लिए। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है जिसके पीछे एक कहानी भी है। जब सुदामा अपने दोस्त श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तो उनकी हालत देखकर श्री कृष्ण इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। इसका मतलब समझिए कि दोस्त के पैर धोने के लिए जो परात में पानी रखा था उसे हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अब देखिए, ये है कमाल की अतिशयोक्ति जो दोस्ती के उस गहरे इमोशन को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर अब सवाल ये है कि भाई ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबों तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन्हें समझने के कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि कविता और लिटरेचर को पढ़ने का मजा ही दो गुना हो जाता है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट है तो जाहिर है एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए यह बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये हमें अपनी बात को और अच्छे और प्रभावशाली तरीके से कहना सिखाता है। हमारी कम्युनिकेशन में एक अलग ही धार आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें भाषा के अंदर छिपी हुई परतों को खोलना सिखाता है। तो अब सोचिए, जब इन आभूषणों को पहचानने की नज़र मिल जाए तो किसी भी कविता को पढ़ने का, उसे महसूस करने का अनुभव कितना अलग और गहरा हो जाएगा, है ना? तो अगली बार जब भी कोई कविता या कोई गीत पढ़ें या सुने तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा उसमें छुपे इन खूबसूरत गहनों को ढूंढने की।